सुंदर कैंडल बनाई, लेकिन जब जलाया तो स्मेल नहीं आया या जली ही नहीं। कोल्ड थ्रो तो अच्छा स्मेल कर रहा था, लेकिन जलाओ तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में कैसी फीलिंग होगी। यस, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं कैंडल बहुत सालों से बना रही हूँ और मैंने भी इन सभी प्रॉब्लम्स को किसी न किसी स्टेज पर जरूर फेस किया है। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे कॉमन कैंडल मेकिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इन प्रॉब्लम्स में से कुछ तो आप जानते होंगे, आपने फेस करी होगी, कुछ शायद नहीं, बट उन सभी प्रॉब्लम्स को हम कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है सूटिंग और स्मोकिंग। ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ आप लोगों ने फेस करी होगी। इसका मोस्ट ऑब्वियस आंसर जो सब लोगों को लगता है वो है कि विक हमेशा स्मोक देती है, ब्लैक सूट देती है, जबकि ब्लैक सूट जो देती है वो है वैक्स। एनी वैक्स कैन सूट, और अगर विक प्रॉपर नहीं है तो हर वैक्स सूट करेगी। तो बस फर्क ये है कि डिफरेंट वैक्स डिफरेंट टाइप का सूट देती है। जैसे कुछ वैक्स ब्लैक सूट देती है, कुछ वैक्स ग्रे सूट देती है, तो कुछ वैक्स वाइट कलर का सूट देगी। सो पॉइंट ये है कि कोई भी वैक्स सूट करेगी अगर विक उसके अंदर सही नहीं है तो। इसलिए वैक्स का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कौन से टाइप की वैक्स यूज कर रहे हैं। सोया वैक्स के साथ में सूट थोड़ा कम होता है और दिखता भी कम है, लेकिन सोया वैक्स के लिए सही विक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कोकोनट वैक्स, बी वैक्स, सोया वैक्स के लिए विक डिसाइड करना थोड़ा चैलेंज हो जाता है। सूट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिगेस्ट चैलेंज है कि एक राइट विक मिलना। मैं ये नहीं चाहूंगी कि हम बहुत ज्यादा टाइम वैक्स पर स्पेंड करें, क्योंकि वैक्स का सूट के कंट्रीब्यूशन में उतना ही योगदान है जितना विक का। इम्प्रॉपर विक की हम बात करें तो 2 चीजें होती है। पहला होता है विक की साइज। जब आपकी कैंडल बहुत ज्यादा सूट होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा विक बड़ी होती है। दूसरा होता है विक का टाइप, जो कि वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे डिफरेंट विक कुछ वैक्स के साथ बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सैंपल पैक के साथ जरूर टेस्ट करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक नई वैक्स का टेस्ट करें, कोई आइडिया नहीं है, उस सिचुएशन में आप डिफरेंट टाइप की विक को के सैंपल पैक के साथ में एक बार टेस्ट करके देखें और देखें कि कौन सी टाइप की विक कम सूट देती है, क्योंकि सर्टेन वैक्स गोज विद सर्टेन विक। सो विक साइज के बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहला था विक टाइप। तो अगर आपको कभी इन जनरल विकिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे आप कोई भी साइज ट्राई कर लो, आपको उस कंडीशन में विक टाइप को चेंज करना है, दूसरे टाइप की विक को ट्राई करना है। दूसरा सूट का कारण हो सकता है वो वैक्स के अंदर का मटेरियल, जैसे कि फ्रेग्रेंस ऑयल की मात्रा जो आप यूज कर रहे हैं। कई बार रिकमेंडेड अमाउंट होती है किसी वैक्स में, सपोज करो सोया के अंदर 12% मैक्सिमम होती है, बट अगर आप देखोगे तो 10% में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। बट कई बार लोग 12% यूज करते हैं। तो 12% अगर आप यूज कर रहे हैं और वो रिकमेंडेड अमाउंट से ज्यादा है तो वो डेफिनेटली सूट देगा। उस कंडीशन में वो विक का परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। विक एक स्ट्रॉ के जैसे है जो कि फ्यूल को ऊपर खींचता है और फ्लेम तक पहुंचाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा ऑयल ऐड करेंगे तो वो विक को क्लॉग कर देगा और विक को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। सो टू मच फ्रेग्रेंस ऑयल, और कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल ऐसे भी होते हैं जो इन जनरल भी क्लॉग करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑयल ही नहीं, इसके अलावा कुछ कलर्स, डाइज और अदर एडिटिव जो यूज करते हैं वो भी सेम काम करते हैं क्लॉगिंग के लिए। इसलिए बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्टिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप वैक्स में जो भी डाल रहे हैं उनको टेस्ट करना जरूरी है, ताकि आप मेक श्योर कर पाए कि विक का परफॉर्मेंस प्रॉपरली हो रहा है, विक का परफॉर्मेंस अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सूट और स्मोक देंगे। जब भी आप कोई चेंज करते हैं रेसिपी में, कुछ नया आपने ऐड किया है, कोई भी डिफरेंट वैक्स ऐड करी है, ब्लेंड में चेंज किया है, तो आई वुड से कि टेस्ट जरूर करें, देखें कि कहीं ये कैंडल की परफॉर्मेंस तो अफेक्ट नहीं हो रही है। जो दूसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो होता है विक मशरूमिंग और कार्बन बिल्डअप। मशरूमिंग और कार्बन बिल्डअप ये स्मॉल कार्बन के बॉल्स होते हैं जो कि विक के टॉप पे होते हैं। वो जब ज्यादा देर तक विक चलती है तो उसके अंदर वो कार्बन बिल्डअप हो जाता है, और इसके बनने की में कई चीजों का हाथ होता है जो हमने शूटिंग में बात किया कि ये सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जैसे अगर आप विक इनकरेक्ट है, विक टाइप सही नहीं है और एक अकेला गुड टाइप
टाइप की विक नहीं होती है, बहुत टाइप के विक्स होते हैं जो वैक्स के साथ काम करते हैं। मशरूमिंग डिपेंड करता है विक की साइज पर, विक की टाइप की, आप कितना ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं, और आप इसके अलावा क्या एडिटिव ऐड करते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्लॉग करती है विक को और विक की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, जो कि मशरूमिंग पैदा करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, विक को बहुत मुश्किल होता है प्रॉपर जलने में। आपको फ्रेग्रेंस ऑयल को कम करना होगा, कलर को कम डालना होगा, एडिटिव कम करने होंगे, और हो सके तो शायद कंप्लीटली आपको विक को भी चेंज करना पड़ सके। एक और ऑब्वियस फैक्टर है वो है बर्न टाइम। अगर आपकी कैंडल फर्स्ट 1 घंटे के बर्न में ही कार्बन बिल्डअप करती है तो डेफिनेटली विक की प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी और भी इश्यूज हो सकते हैं जो कभी कभी कार्बन बिल्डअप करते हैं। हमेशा सभी कैंडल सेम नहीं होती है, इवन सेम बैच की कैंडल भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि कई बार विक सेंटर में नहीं होती है, कितनी फास्ट वो ठंडा हो रहा है, साइड में होगी, कई बार कैंडल कहाँ पे जल रही है, अगर आप तेज हवा के बाजू में उसको जला रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं मशरूमिंग के। अगर ये कभी कभी होता है तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूंगी, लेकिन ये लगातार हो रहा है या 1 घंटे कैंडल के जलने के फर्स्ट आवर में हो रहा है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम का संकेत है। लेकिन यही मशरूमिंग बिल्डअप अगर 7 घंटे के पावर बर्न में होता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको विक को ट्रिम करना है। हर 3-4 घंटे बाद आपको अपनी विक को ट्रिम करना है, फिर लाइट करना है। आपका गोल होना चाहिए कि इनिशियली बर्न में मशरूमिंग या कार्बन बिल्डअप नहीं हो, क्योंकि आपको जज करना है आपकी कैंडल को कि ये नॉर्मल है कि ज़्यादा हो रहा है। मशरूमिंग और कार्बन बिल्डअप को कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉपर ट्रिम करके। साथ ही मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, क्योंकि इवेंचुअली आपके कस्टमर कैंडल को जलाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उनको बोलें कि कैसे कैंडल को यूज़ किया जा सकता है। लाइक 4 घंटे से ज़्यादा किसी कैंडल को नहीं जलाएं, और हर 4 घंटे बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम जला रहे हैं तो विक को ट्रिम करें, तेज हवा के बाजू में अपनी कैंडल को नहीं रखें। सो इस तरह से उनको प्रॉपरली एजुकेट करना है कि कैसे आप कैंडल को जला सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैंडल की अनइवन सरफेस और अगली साइड्स। मैं यहाँ अगली और अनइवन की बात कर रही हूँ, वो है क्रिस्टल इफेक्ट, मतलब कि बम्पी लुक, रफ लुक और क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि फ्रॉस्टिंग, वाइट फ्लेक्स। फ्रॉस्टिंग जनरली सभी लोग फेस करते हैं, ये इशू मोस्टली होता है सोया वैक्स के साथ में। फिर भी ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स पर। इस प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सोया वैक्स के साथ की प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स को उसमें ऐड करके ब्लेंड बना लें, ताकि फ्रॉस्टिंग को मिनिमाइज कर सके। सोया वैक्स को आप पैराफिन वैक्स, कोकोनट वैक्स के साथ में और बी वैक्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। ये सभी वैक्स फ्रॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर आप फ्रॉस्टिंग को कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हैं और उसके लिए कितना ऐड करें वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ सोया वैक्स ज्यादा फ्रॉस्ट करती है तो कुछ कम करती है। उसी तरह कोकोनट वैक्स और पैराफिन भी डिफरेंट होती है। इसलिए जितनी मात्रा में फ्रॉस्टिंग हो रही है उसी मात्रा में दूसरी वैक्स को ऐड करना पड़ेगा। आपको ऐड करते रहना है जब तक कि आपको लगे कि फ्रॉस्टिंग कंप्लीटली चली गई है। मोस्ट ऑफ टाइम लोग 10% के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर ऐड करते रहते हैं मटेरियल जब तक कि फ्रॉस्टिंग खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ कैंडल की लुक को चेंज करता है, इससे कैंडल की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही कैंडल की सेंट थ्रो पर फर्क पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक इफेक्ट डालता है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है या आपकी कस्टमर को फ्रॉस्टिंग बॉदर नहीं करती है तो उस कंडीशन में आप अपने कस्टमर को एजुकेट करें कि ये नॉर्मल है सोया वैक्स की कैंडल के साथ में। सोया वैक्स की कैंडल ऐसी ही दिखती है, देन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे बॉदर कर रहा है, मेरे को सुंदर कैंडल दिखनी है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस कंडीशन में आप दूसरी चीज़ों को, दूसरी वैक्स को ब्लेंड करके सुंदर बना सकते हैं। साथ ही इन वैक्स ब्लेंड को ऐड करने से टॉप भी बहुत स्मूथ होता है। यही कारण है कि मार्केट में आजकल वैक्स ब्लेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगली टॉप के 1-2 और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंस ऑयल की कितनी मात्रा आप यूज़ कर रहे हैं। कई बार फ्रेग्रेंस ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
कई बार सिंपल होता है कि फ्रेग्रेंस लोड को कम करें, देन वो टॉप भी स्मूथ हो जाएगा। अगर आप 10 से 12% फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम करें, लेकिन बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, बाकी सब चीज़ों को हमेशा सेम रखें। अगर आपकी हॉट थ्रो अच्छी है तो फ्रेग्रेंस ऑयल को बहुत ज़्यादा कम नहीं करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो वो हॉट थ्रो को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन फ्रेग्रेंस ऑयल को रिड्यूस करने से फ्रॉस्टिंग कम होती है। नेक्स्ट, फ्रॉस्टिंग की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि कितनी फास्ट और स्लो आपकी कैंडल ठंडी होती है, मीन्स कूलिंग रेट क्या है। अगर आपका करंट प्रोसेस की वजह से, सिर्फ कूलिंग प्रोसेस की वजह से ठंडा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उस प्रोसेस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लाइक आप थोड़ा ठंडे टेम्परेचर पे, थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे आप उसको पोर कर सकते हैं। लाइट कलर या नॉन वाइब्रेंट कलर, ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो अपनी कैंडल को कलर करते हैं और कैंडल कलर के लिए डाई यूज़ करते हैं। मैं भी अपनी कुछ कैंडल को डाई करती हूँ। पर्सनली बहुत कम पसंद है, लेकिन मेरे कस्टमर को कलर कैंडल बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार कैंडल मेकर्स पूछते हैं कि कैसे वो अपनी कैंडल को डार्क कलर करें ताकि बहुत सुंदर दिखे, क्योंकि उनका कहना है कि वो उतनी डार्क नहीं हो पाती है। इसमें भी सेम वही आता है कि आप कौन से टाइप की वैक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कलर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वैक्स की टाइप पर। मोस्ट ऑफ कलर आते हैं वो क्यूब्स या लिक्विड में आते हैं, और जब उनको वैक्स में डालते हैं तो वो थोड़े पतले हो जाते हैं, और कुछ वैक्स से बहुत अच्छे से घुल के मिक्स होकर के अच्छा डार्क कलर देते हैं, जैसे कि पाम वैक्स, पैराफिन वैक्स और कोकोनट वैक्स हमेशा सुंदर डार्क कलर देंगे। वहीं बी वैक्स और सोया वैक्स ऐसे हैं जो थोड़ा हल्का या लाइट देते हैं। आप इनके साथ भी डार्क कलर ला सकते हैं, लेकिन फिर निर्भर करता है कि आपकी कलर की मात्रा कितना ले रहे हैं, स्पेसिफिक कलर ले रहे हैं कि स्पेसिफिक सोया वैक्स आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जनरली पाम, पैराफिन वैक्स, कोकोनट वैक्स जो होते हैं डार्क कलर होते हैं कंपेयर टू सोया वैक्स और बी वैक्स। कलर डिपेंड करता है टाइप ऑफ वैक्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से टाइप की डाई आप यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ डाई ब्लॉक्स में आती है, चिप्स में आती है, लिक्विड में आती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, क्वालिटी कैसी है, उसकी कितनी मात्रा है। और कुछ कलर बहुत आसानी से डार्क और रिच लुक दे देते हैं। एक्सपेरिमेंट करें, टेस्ट करें और देखें कि आपको कैसा कलर चाहिए। कई बार 2-3 कलर को मिक्स करके भी आप अपना पसंद का कलर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड डाई अकेला बहुत अच्छा लाल कलर नहीं देता है, कभी कभी सोया में पिंक भी दिखता है, तो आप उसमें ऑरेंज या ब्राउन के साथ मिक्स करके अच्छा रेड ला सकते हैं। मैं मैजेंटा और ऑरेंज कलर यूज़ करती हूँ परफेक्ट रेड के लिए। कुछ कलर आपको हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करना पड़े डार्क करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी मात्रा ऐड कर रहे हैं उस पर मॉनिटर करें, क्योंकि कई बार मात्रा आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो विक क्लॉग करेगा, विक इश्यूज क्रिएट करेगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें विक को क्लॉग करती है। हमें अपनी विक को क्लॉग नहीं करना है। जनरली डाई का रूल होता है कि अगर आप लिक्विड डाई यूज़ कर रहे हैं तो 10 ड्रॉप्स डालनी है 1 पाउंड में, लेकिन ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि कुछ वैक्स में चलता है, कुछ विक भी ज़्यादा हैंडल कर पाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी विक और वैक्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं इसी रूल के आसपास रहूँ। साथ ही मैं ये भी बोलूँगी कि अगर डाई ऐड करते हैं तो पहले टेस्ट करें कि कैंडल सेम वे में जल रही है जैसे मैं चाहती थी या जैसे पहले जल रही थी बिना डाई के। इसका इफेक्ट कैंडल परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ता है देन डाई की मात्रा को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका सिंपल आंसर यही है कि कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ये निर्भर करता है कि किस टाइप की आप वैक्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की आप डाई यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वीक सेंट या पुअर हॉट थ्रो। इसका मतलब है कि कैंडल को जब जलाते हैं तो उसकी स्मेल बहुत कम है। यहाँ पे सेम वही बात आती है कि डिपेंड करता है कि आपकी वैक्स की टाइप पर। टिपिकली पैराफिन वैक्स हमेशा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग हॉट थ्रो देती है, विक भी बहुत जल्दी मिल जाती है। वहीं पे पाम एंड कोकोनट वैक्स की फ्रेग्रेंस थ्रो स्ट्रांग होती है सोया और बी वैक्स के कंपेयर में। इन वैक्स के मॉलिक्यूलर लेवल ही ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी हॉट थ्रो नहीं ला सकते अपनी कैंडल में। सभी वैक्स
से जो हम यहाँ बात कर रहे हैं उन सभी से अच्छी हॉट थ्रो आ सकती है। मेरा पॉइंट है कि नेचुरली कुछ वैक्स अच्छी हॉट थ्रो देते हैं बिना कुछ करें, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर। कुछ ऑयल अच्छे क्वालिटी के होते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं देन अदर्स। कुछ ऑयल डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑयल है, जैसे कि फ्लोरल ऑयल्स या फ्लोरल सेंट्स वाले यूजुअली स्ट्रांग होते हैं, वही बेकरी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। वहीं पे कुछ अर्थी सेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जैसे कि सैंडलवुड हो गया। सो कुछ बने ही ऐसे होते हैं, कुछ ऑयल्स बने ही लाइट के लिए होते हैं क्योंकि वो ऐसे ही बनाए गए हैं। फिर आता है कि आप कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं। कुछ वैक्स 6% से बहुत ही अच्छा सेंट देते हैं, वहीं कुछ 10 to 12% पे भी सेम लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिर से वही बात आती है कि आपकी वैक्स की टाइप पर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ऑयल भी यूज़ करना पड़ता है तो कभी वो काम भी नहीं करता है। आपकी फ्रेग्रेंस ऑयल की मात्रा को एडजस्ट करके देखना है कि कौन सा परसेंटेज आपकी वैक्स के लिए बेस्ट जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 8% लोड के ऊपर सेम वैक्स उतना ही परफॉर्मेंस देती है जितना 10% पे। अगर 8% आपको अच्छे से हॉट थ्रो दे रही है देन 10% यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन वही आता है कि आपको टेस्ट करना है और आपको अब जो रिजल्ट चाहिए वो आपको टेस्ट के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर विकिंग। आप चाहते हैं कि आपकी कैंडल करेक्टली और ऑप्टिमली बर्न करे और अच्छी हॉट थ्रो भी दे, इसलिए अगर आप छोटे साइज का विक यूज करते हैं तो मेल्ट पुल छोटा होगा और प्रॉपर हीट नहीं होगी तो सेंट थ्रो भी नहीं होगा। सेंट्स जो कि मेल्ट पूल से आती है और पूरे रूम में फैलती है, इसलिए अगर मेल्ट पूल नहीं बनता है पूरी तरह से तो अच्छा हॉट थ्रो नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आपकी विक ओवर साइज है तो आपका मेल्ट पूल बहुत फास्ट बनेगा और बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो उसमें गर्मी की वजह से फ्रेग्रेंस ऑयल भी जलेगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ बैलेंस्ड होना चाहिए एक प्रॉपर बर्निंग विक का एक प्रॉपर कैंडल के साथ में। लेकिन जब हम मेल्टिंग पूल की बात करते हैं तो मेरा मतलब है कि कंटेनर जो जार है उसके साइज का भी। स्मॉल कैंडल का सेंट थ्रो भी कम होगा और वो उतना स्ट्रांग नहीं होता कंपेयर टू लार्ज कैंडल के, क्योंकि बड़ी कैंडल का मेल्ट पूल बड़ा होगा वहीं छोटी कैंडल का मेल्ट पुल छोटा होता है। साइज बढ़ने से सेंट थ्रो भी बढ़ता है। सेम आप किस साइज के रूम में कैंडल जला रहे हैं, अगर आप स्मॉल रूम में बड़ी कैंडल जला रहे हैं तो डेफिनेटली वो ओवरपावरिंग होगा और वो बहुत स्ट्रांग होगा। वहीं पे आप स्मॉल कैंडल को बड़े साइज रूम में जला रहे हैं तो कुछ भी स्मेल नहीं आएगा। तो ये फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी कैंडल कैसे स्मेल करती है। समरी में ये बोलूंगी कि जब भी आप कैंडल बनाते हैं तो कुछ फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ उन चीजों के लिए ध्यान दें जिन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी आपके कस्टमर के हाथ में होती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि आपके कस्टमर को एजुकेट करना भी आपका काम है। कई बार लोग छोटी कैंडल खरीदते हैं और वो बड़े रूम में जलाते हैं और बोलते हैं कि अरे मैम आपकी कैंडल तो स्मेल ही नहीं करती है, बट उनको ये नहीं पता है कि वो कैंडल बड़े रूम के लिए बनी ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको बोलना है कि कौन सी साइज के रूम में आपको यूज करना है। छोटी कैंडल हमेशा बाथरूम के लिए सही होती है। बड़ी कैंडल्स अगर आप बड़े रूम या लिविंग रूम या फैमिली रूम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी कैंडल खरीदनी पड़ेगी। सो अगेन ये आपके ऊपर है, ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें। वीक फ्लेम्स या फिर आपकी विक वैक्स के अंदर डूब जाती है। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि जब मैं कैंडल जलाती हूँ तो स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद कैंडल अपने आप बंद हो जाती है और मेरी विक वैक्स के अंदर डूब जाती है, मैं क्या करूँ। पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ वैक्स ज्यादा चिपचिपी होती है देन अदर वैक्स के और उनको जलाना मुश्किल होता है। कुछ वैक्स डेंस होती है या कुछ वैक्स को जलाना आसान होता है। मोस्ट पैराफिन वैक्स बहुत आसानी से जलती है, वहीं सोया वैक्स थोड़ा हार्ड होती है, इसलिए सोया वैक्स के लिए थोड़ा हॉटर या थोड़ा पावरफुल विक चाहिए होती है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी जो मैं मोस्ट ऑफ वीडियोज में बोलती हूँ कि अगर आपको परफेक्ट या बेस्ट विक चाहिए तो प्लीज टेस्ट करें अपनी वैक्स के साथ।
जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी टाइप की चाहिए, फिर साइज क्या है, कौन सा साइज है जो आपकी जार के साथ जा रहा है। हमेशा जब भी टेस्ट करें तो पूरी विक टॉप से बॉटम तक टेस्ट करें, पूरी कैंडल को जलाकर देखें। कई बार लोग हाफ जलाते हैं लेकिन इस कंडीशन में उनके पास पूरी पिक्चर नहीं होती है। कई बार कैंडल टॉप में बहुत अच्छी जलती है क्योंकि टॉप में ऑक्सीजन होती है, लेकिन बॉटम में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जार में कम होता जाता है। इसकी वजह से कैंडल टॉप से बॉटम तक जलने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। कई बार लोग हाफ भर के टेस्ट करते हैं, जो ठीक भी है अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने भी नए विक का टेस्ट ऐसे ही करती हूँ, बट आई रियलाइज कि वो सही नहीं है क्योंकि क्या पता टॉप ओवर विक हो या अंडर विक हो सकती है, नहीं पता जब तक कि हम पूरी तरह से टेस्ट नहीं करेंगे पूरी कैंडल का। कई कैंडल मेकर टेस्ट को शॉर्ट करने के लिए हाफ कैंडल का टेस्ट करके कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कैंडल का टेस्ट नहीं किया है तो बाद में उनको कंप्लेन आती है कि विक नहीं जल रही है, डूब गई है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्यों और कैसे हो रहा है क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए पूरी कैंडल को जला के टेस्ट करें। आप स्टार्टिंग से हाफ कैंडल जला सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जब आप बेचे उससे पहले एक बार कैंडल को फुली जलाकर देख लें। अब कैंडल की साइज और विक का नंबर आप जो यूज कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। मल्टीपल विक कैंडल ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, उनकी स्टार्टिंग अच्छी हो सकती है लेकिन 2-3 बर्न के बाद थोड़ा वीक हो जाती है। जैसे जैसे नीचे की तरफ बर्न करने जाते हैं उनकी ऑक्सीजन के लिए फाइट होती है और थोड़ा वीक हो जाएगी। मेरा मानना ये भी है कि टेस्ट बहुत जरूरी है जब तक आपको बैलेंस्ड विक ना मिले। हो सकता है कि आपको विक टाइप चेंज करना पड़े या साइज बदलना पड़े, लेकिन आपको आपकी राइट विक जरूर मिल जाएगी अगर आप प्रॉपरली टेस्ट करेंगे तो। फिर कई बार बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करते हैं या एडिटिव यूज करते हैं, वो विक को क्लॉग करता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि क्लॉगिंग विक से 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है, मशरूमिंग और कार्बन बिल्डअप करता है, या विक पूरी तरह से क्लॉग हो जाती है तो वो जलती नहीं है और वो डूब जाती है क्योंकि विक को जलने के लिए फ्यूल नहीं मिलता है। कई बार कुछ केसेस में ज्यादा फ्यूल मिलता है तो कुछ केसेस में मिलता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में डूब जाती है। और डूबती हुई विक इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनको जलने के लिए फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। तो आपको या तो फ्रेग्रेंस लोड को एडजस्ट करना होगा या फिर कलर या एडिटिव को जो आप ऐड कर रहे हैं उनको बंद करना होगा। कोई भी रीजंस हो सकते हैं जो मैंने अभी बताए हैं जिन पर आपको काम करना है। एक एक करके आपको इन सारे रीजंस पे काम करना होगा और आपको जब तक काम करते रहना है जब तक कि आपको राइट विक नहीं मिलती है। सो लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट वो है वेट स्पॉट और जार एडिशन। अगर आप नए हैं कैंडल मेकिंग में तो वेट स्पॉट टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि कैंडल जार के अंदर कैसे दिख रही है। वेट स्पॉट कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्स कंटेनर की साइड को छोड़ देता है, कहीं कहीं साइड से जुड़ा रहता है और कहीं कहीं छोड़ देता है और धब्बे जैसा दिखता है। पहली चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि इसका कैंडल की सेंट्स या परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ लुक होता है और कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको परेशान करता है तो कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप जिनको करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जो पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगी वो है वैक्स टाइप। ट्रस्ट मी, वैक्स टाइप कैंडल मेकिंग में हर चीज को अफेक्ट करती है। मैं वैक्स टाइप की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वैक्स स्पॉट्स या जार एडेशन इशू को वैक्स जार को वॉल से कितनी अच्छी तरह से चिपका के रखा है वो वैक्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। जब वैक्स को जब गर्म करते हैं वो एक्सपेंड होती है और जब ठंडी करते हैं या ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब है कि जब जार के अंदर वैक्स को डालते हैं लिक्विड फॉर्म में तो पूरा जार अच्छे से भर जाता है, पूरी एक वॉल से दूसरी वॉल तक अच्छे से कवर कर लेता है। लेकिन जब ठंडी होती है तो कुछ साइड से जगह छोड़ देती है और अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। लेकिन कुछ वैक्स इतनी सिकुड़ती नहीं है, जो वैक्स सॉफ्ट होती है वो ज्यादा अच्छे से चिपकी हुई रहती है। वहीं हार्ड वैक्स जब ठंडी होती है वो सख्त हो जाती है और सिकुड़ जाती है, इसलिए जार की साइड को छोड़ देती है। अगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और आपको लगता है कि नहीं चलेगा तो आप सॉफ्ट वैक्स की तरफ जा सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंटेनर के लिए बनी हुई होती है। इसके अलावा जार साइज, शेप और डायमेंशन पर भी निर्भर करता है कि कितना वेट स्पॉटिंग या एडेसिव होगा। अगर आप
आपका जार ऑड शेप का है, यूनिफॉर्म जार एडिशन नहीं होगा। लंबे जार के साथ में वैक्स ठंडी होती है और नीचे की तरफ सिकुड़ेगी, तो हो सकता है कि विक के आसपास डिप बन जाए। वहीं चौड़े जार में वैक्स अंदर की तरफ सिकुड़ती है, इसलिए जार साइड से ज्यादा इशू करेगा और साइड से ज्यादा छोड़ेगा। तो जार और वैक्स दो ऐसे फैक्टर है जो कि जार एडिशन या वेट स्पॉट्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप वाइबर और स्टेरिक एसिड यूज करते हैं तो वो भी वैक्स को ज्यादा हार्ड करते हैं। इनके कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन यही है कि ये वैक्स को श्रिंक करता है और जार को वॉल्स से अंदर की तरफ पुल करता है। फिर कूलिंग रेट भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने अपनी वैक्स को बहुत गर्म पोर किया है तो जब ठंडी होती है तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज होता है और वो वैक्स को श्रिंक कर देता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जार्स को थोड़ा प्री हीट करके वैक्स डालें या फिर आप ठंडा करके वैक्स को फिर पोर करें। यूजुअली मैं 145 और 150 फ़ारेनहाइट के आसपास करती हूँ। यस, होता है वेट स्पॉटिंग, काफ़ी मैंने देखा है मेरी कैंडल में। मैं मोस्टली मेरी कैंडल्स बेसमेंट में रहती है, तो आप देखोगे कि बेसमेंट में ठंडा टेम्परेचर है तो काफ़ी वेट स्पॉटिंग दिखती है। लेकिन मुझे इतना बॉदर नहीं करता है क्योंकि मुझे पता है कि इससे कैंडल की परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट लुक है। सेम अगर मैं उसको ऊपर रूम में रखूंगी, थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होता है तो वो वेट स्पॉटिंग चला जाता है। अगर आपको ये बहुत परेशान करती है तो आप इन चीज़ों को ट्राई करके गेट रिड ऑफ ऑल द वेट स्पॉटिंग। ये सारे इश्यूज एक गाइड के जैसे हैं। सो हर प्रॉब्लम और हर चीज कैंडल में कंट्रीब्यूट करती है। सो होपफुली इन प्रॉब्लम्स का रीजन आप जान पाएं और उनको रिजॉल्व कर पाएं। ये सभी प्रॉब्लम्स को पहचानना और सॉल्व करना इजी है, बस आपको टेस्ट करना है। आपको थोड़ा चेंज करके रेसिपी में टेस्ट करें। अगर वो वर्क नहीं करता है देन अगर फ्रेग्रेंस लोड ज़्यादा है कम करके आप टेस्ट करें। अगर वो वर्क नहीं करता है, कलर यूज़ करें तो कलर हटा के टेस्ट करें। सो इस तरह से जो भी चेंज करते हैं हर चेंज के बाद टेस्ट करें। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि टेस्टिंग के द्वारा आप एक परफेक्ट कैंडल बना सकते हैं। फ्यूचर वीडियोज़ में हम और बात करेंगे कैंडल प्रॉब्लम्स की, कैंडल को कैसे बेच सकते हैं, कलर, मार्केटिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, स्पेशली नए कैंडल मेकर को या उन वो कैंडल मेकर बनना चाहते हैं उनके लिए। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी या।